बचपन से आईआईटी में पढ़ने का सपना है तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। मैं हूं मनदीप अग्रवाल और मैं चला रहा हूं JEE सीरीज। इस सीरीज में मैं JEE एग्जाम में आए हुए हर सवाल को चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो 10 पेपर हुए थे, उन 10 पेपर में जितने भी सवाल क्लास 12th के चैप्टर एटम से थे, आज हम इस क्लास में हर वो सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल एटम चैप्टर से जनवरी अटेम्प्ट में 5 सवाल आए थे और वो पांचों के पांचों सवाल आज मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। एटम एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, अगर आप सही ढंग से तैयारी करें तो मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं लगते और आपका इस चैप्टर में अच्छा खासा कमांड आ जाता है। और इसीलिए आपको किसी भी कीमत पे इस चैप्टर को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो अटेम्प्ट हो उस अटेम्प्ट में आपको इस चैप्टर से सवाल मिल जाए और बहुत ईजिली आप डेफिनेटली वहाँ पर 4 मार्क स्कोर कर पाएंगे। मैं पूरे के पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान, जो 5 सवाल मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, उन 5 सवाल को डिस्कस करने के दौरान मैं इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दूंगा। आपके लिए ये पर्टिकुलर क्लास PYQ की क्लास नहीं रहेगी, इस क्लास के थ्रू आपको एटम के सारे कोर कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे, इतना मैं आपको एश्योर करता हूँ। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन 22 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट of the hydrogen atom has the orbital radius of 5.3 into 10 to the power minus 11 meter, while that for the electron in the third excited state is 8.48 into 10 to the power minus 10 meter. The ratio of the de Broglie wavelengths of electron in the ground state to that in excited state is. All right, आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड्स हो सकते हैं और आप किसी भी मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके साथ इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं, लेकिन इसके पहले आपको कुछ खास बातें हैं हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग जो आपको याद होनी चाहिए, और उन खास बातों को सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं ये मान के चलूं कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, और मैं सारी बातें हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग कर रहा हूं, तो अगर मैं ये मान के चलता हूं कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू r1 है, अगर मैं ऐसा मान करके चलता हूं, तब nth ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू होती है Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर टाइम्स R1। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि R1 इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, तो किसी भी nth ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू कितनी होती है? इट विल बी n स्क्वायर टाइम्स R1। और ये बात बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। तब आपको सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3, फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4th एंड सो ऑन। आपको अलग अलग वैल्यूज पुट करनी है और उससे आपको nth ऑर्बिट की रेडियस मिल जाएगी। इससे ये भी मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का 4 टाइम्स है, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का 9 टाइम्स है, एंड फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट का 16 टाइम्स होगी, जो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। दूसरी खास बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर V1 से मैं फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल स्पीड को शो करूं, तब nth ऑर्बिट के लिए जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी इट विल बी इक्वल टू v1 अपॉन n। अगर v1 इज शोइंग द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, देन इट्स स्पीड इन द nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू v1 अपॉन n। यहाँ पर देखा जाए तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर हम बढ़ाते जाएंगे तब उस केस में स्पीड की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता चला जाता है। ये दूसरी खास बात है जो आपको याद रखनी है। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड अगर t1 है, अगर t1 से मैं इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट के टाइम पीरियड को शो करूं, तब nth ऑर्बिट के लिए जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी वो होगी tn इक्वल टू n क्यूब टाइम्स t1। मतलब यहाँ पर n टू द पावर 3 टाइम्स हमारी nth ऑर्बिट के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू होगी। अगर t1 हमारी फर्स्ट ऑर्बिट में टाइम पीरियड की वैल्यू है तो उसका n टू द पावर 3 टाइम्स हमारी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड हो जाती है। इस रिलेशन को भी आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। एंड आखिरी बात जो आपको याद रखनी है कि अगर मैं E1 से इलेक्ट्रॉन की मैकेनिकल एनर्जी को शो करूं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तब nth ऑर्बिट में उसकी एनर्जी होती है E1 अपॉन n स्क्वायर, और ये हमारी nth ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी।
जहाँ पर मैं अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है टोटल एनर्जी विच इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 4 बातें आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए, किसी भी कीमत पे आपको इन 4 बातों को नहीं भूलना है। ठीक, मैं समझता हूँ यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू गिवन है ना, और आपको बोला है कि जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है उसकी भी हमको रेडियस मालूम है। तब आप चाहें तो इस रिलेशनशिप के थ्रू, इस रिलेशनशिप की मदद से आप इस वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते थे। देखिए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सी ऑर्बिट होगी? थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगी फोर्थ ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट होगी? फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब होता है सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड एक्साइटेड का मतलब होता है थर्ड ऑर्बिट, एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया फोर्थ ऑर्बिट। मतलब फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू है। तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू मालूम है तो फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए आपको यहाँ पर n की जगह में 4 पुट करना पड़ेगा। तो 4 टू द पावर 2 विल बिकम 16, और अगर आप इस वैल्यू से 16 मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको एग्जैक्टली जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 84.8। कितनी मिलेगी? 84.8 मिलेगी। डेसिमल को अगर मैं शिफ्ट करूँ एक डिजिट लेफ्ट की तरफ तो -11 हमारा -10 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये जो वैल्यूज हमें गिवन है इस रिलेशनशिप को बिल्कुल जस्टिफाई कर रही हैं, प्रूफ कर रही हैं और बिल्कुल वेरीफाई कर रही हैं, है ना। एकदम करेक्ट है जो हमको डेटा गिवन है। अब हमें बोला है कि डी ब्रॉय वेवलेंथ की रेशियो की वैल्यू बताओ जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में था। तो चलो इसको अपन सॉल्व करके दिखाते हैं। जो हमारी डी ब्रॉय वेवलेंथ है उस वेवलेंथ को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल्स टू h बाई पी। हम बिल्कुल जानते हैं कि डी ब्रॉय वेवलेंथ को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है h बाई पी, जहाँ पर h को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p हमारी पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम होती है जो कि होती है मास इनटू वेलोसिटी। एक्चुअली हर पार्टिकल के साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होती है और उस वेव को हम कहते हैं मैटर वेव, और उसी वेव की जो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है लेमडा इक्वल्स टू h बाई पी। बिल्कुल इजी रिलेशन है और ये बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। अब इस रिलेशनशिप के थ्रू हमको फर्स्ट ऑर्बिट मीन्स ग्राउंड स्टेट एंड फोर्थ ऑर्बिट मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए डी ब्रॉय वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है एंड फाइनली हमको उसका रेशियो लेकर के आंसर दे देना है, जो करना बहुत आसान होगा। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिलहाल, इट विल बी इक्वल टू h अपॉन p की जगह में मैं लिख सकता हूँ mv, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर मैं आपको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर वेवलेंथ को लेमडा 1 कह दूँ तब इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? इट विल बी इक्वल टू h अपॉन m, और यहाँ पर v की जगह में मैं v1 लिख देता हूँ। और अगर मुझे फोर्थ ऑर्बिट के लिए वेवलेंथ चाहिए तो उसको मैं लेमडा 4 से शो करूँ अगर, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी h अपॉन m इंटू v4। इलेक्ट्रॉन के मास बदलने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास सेम टू सेम रहेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम टू सेम रहेगी। अब हमें बोला था कि इन दोनों का रेशियो बताओ। अब अगर हमको इन दोनों का रेशियो बताना है तो डेफिनेटली मुझको दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना चाहिए। डिवाइड करने से LHS का LHS से डिवीजन हो गया, h बाई एम कैंसिल हो जाएंगे RHS से, और मेरे पास रहने वाले 1 बाई V1 अपॉन 1 बाई V4। डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो V4 ऊपर पहुंच जाएगा और मुझे मिलने वाला है V4 अपॉन V1। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब V4 की वैल्यू इस फॉर्मूले से मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ इट विल बी इक्वल टू V1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई V1। तो V1 आपस में कैंसिल होकर के मुझे मिलने वाला है 1 बाई 4, और यही इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इट विल बी 1 बाई 4। हमने काफ़ी सिंपल रिलेशनशिप के थ्रू इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व किया है। हमें रेडियस की कोई रिक्वायरमेंट थी भी नहीं और हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर आप रेडियस की हेल्प लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो। उसके लिए आपको इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। आपको इस इक्वेशन को कहीं ना कहीं रेडियस के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा और तब जा करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसके लिए आपको थोड़ी जानकारी चाहिए तो मैं बता दूं कि आप एक काम कर सकते थे। जैसे हमने लिखा लेमडा की वैल्यू को h बाई एम वी लिखा, आप एक काम करो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। उससे हमको नीचे मिल जाएगी एम वी आर, एंड एम वी आर इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ एच आर अपॉन एल, ऐसा बिल्कुल लिखा जा सकता है, हाँ कि नहीं। अब बोर्स पोस्टुलेट्स कहता है कि हर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी ऑर्बिट में, इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई
यहाँ पर जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिट को ही शो करेगा, और इसीलिए हम ये भी जानते हैं कि L की वैल्यू होती है NH/2π। आप इस फॉर्मूले से L को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और तब आपको जो डाटा मिलेगा वो मिलेगा R एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट के टर्म्स में, और उसकी मदद से भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको आंसर एग्जैक्टली 1/4 ही मिलने वाला है, कोई दूसरा आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन में कहीं पर भी 1/4 नहीं है। एनटीए की जो आंसर की थी तो उन्होंने ऑप्शन 1 को बताया था, 4 को करेक्ट बताया था, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट था एनटीए के आंसर की में, लेकिन एक्चुअल आंसर आ कितना रहा है, एक्चुअल आंसर 1/4 आ रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऑप्शंस में एरर था, बट हमारा जो सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, इट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आपको इन चारों रिलेशनशिप को अच्छे ढंग से याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया था। एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड P moves in a circle. If Bohr's quantization is applicable, then the radius of the electronic orbit in the first excited state is all right. देखिए, क्लास 12th में आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से भी जानते हैं। उसमें आपको एक बात सिखाई जाती है कि अगर किसी चार्ज्ड पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो किया जाए, तब वो चार्ज्ड पार्टिकल सर्कल के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट करता है। वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करता है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, उसकी जो पाथ होती है वो सर्कुलर होती है। बात ऑलरेडी आपको मालूम है, और वही बात यहाँ पर बताई गई है कि एक इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो किया गया तो उसने सर्कल बनाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बात तो सही है। अब कहता है कि अगर बोर्स क्वांटाइजेशन को हम सही माने तो कहता है उस हिसाब से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के रेडियस की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, इट मीन्स सेकेंड ऑर्बिट, एंड सेकेंड ऑर्बिट में हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस की वैल्यू को बतानी है। चलिए मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करें इसके पहले आपको क्या ये बोर्स क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आ रहा है? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए। जैसे हम सीखते हैं कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, हम सीखते हैं कि जो हमारी लाइट के केस में एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। इसका ये मतलब है, क्वांटाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपको कभी भी क्वांटिटी की रैंडम वैल्यू नहीं मिलेगी, वो एक फिक्स्ड वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल ही मिलेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, हम कहते हैं ना कि जो चार्जेस की जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। इसका ये मतलब है कि किसी भी बॉडी के पास रहने वाला चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होगा, और एलिमेंट्री चार्ज को मैं प्लस माइनस ई से शो कर सकता हूँ। प्लस ई हमारा प्रोटॉन के लिए हो गया, माइनस ई हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। मतलब ये है कि आपको किसी भी बॉडी में अगर चार्ज ऑब्जर्व होता है तो डेफिनेटली एलिमेंट्री चार्ज का कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, कोई रैंडम वैल्यू नहीं आ सकती। इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंगली जब हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, तब हम कहते हैं कि हमको लाइट से जो भी एनर्जी मिल रही है वो कोई रैंडम वैल्यू की नहीं मिल सकती। जो भी एनर्जी हमें मिलने वाली है दैट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फिक्स्ड वैल्यू, और उस फिक्स्ड वैल्यू को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, और उस एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू होती है एच न्यू। एंड इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, है ना। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। हम जानते हैं दैट लाइट इज हैविंग डुअल नेचर, इट इज हैविंग वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो लाइट के उसी पार्टिकल का नाम होता है फोटोन, और उस फोटोन की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है, और उस फिक्स्ड एनर्जी की वैल्यू होती है एच न्यू, जहाँ पर एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू होती है हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी। और हम कहते हैं कि आपको अगर कोई भी एनर्जी ऑब्टेन हुई है, इसी पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी का कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल में ही होना चाहिए। एग्जैक्टली सिमिलर वे में फोर्स क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम है उसकी भी कोई रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती। जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है इट इज n टाइम्स ऑफ h/2π, और इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम कह रहे हैं फोर्स क्वांटाइजेशन। और कह रहा है कि इसको अगर अपन ट्रू माने, इसको अगर अपन एप्लीकेबल माने,
तब उस केस में सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस क्या होनी चाहिए। तो आपको इस क्वांटाइजेशन का मतलब सबसे पहले समझने की ज़रूरत थी, जो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया। अब मैं इस सवाल की तरफ आता हूँ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो करें तब वो सर्कल बनाती है, एंड सर्कल बनाने के लिए जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो मैग्नेटिक फोर्स से ऑब्टेन होता है। मतलब उस केस में पार्टिकल पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्विंग पार्टिकल, जो भी हमारा पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा होता है। तो आपको बिल्कुल मालूम है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अगर किसी बी मैग्नेटिक फील्ड में Q चार्ज के पार्टिकल को V वेलोसिटी से थ्रो करें तब उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का ये फॉर्मूला है, और यही पर्टिकुलर फोर्स क्या प्रोवाइड करने वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है, और इसीलिए इसकी वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ mv²/r। और क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो किया गया, V एंड B के बीच में एंगल हो जाएगा कितना, इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंड क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जब मैं V क्रॉस B करूँगा तो V क्रॉस B की वैल्यू हो जाएगी VB sin 90, sin 91 होता है, और फाइनली इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है QVB इक्वल टू mv²/r। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं दोनों साइड से एक V और एक V कैंसिल कर सकता हूँ, एंड फाइनली मुझको जो रेडियस की वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, R इक्वल टू mv/QB। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया गया है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू को मैं E से शो कर देता हूँ, क्योंकि हमारे आंसर में भी E से चार्ज को शो किया गया है, तो यहाँ पर मैं Q की जगह में E लिख दिया, B अपनी जगह पर है, रहने दो उसको वैसा का वैसा। तो लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हमें क्या बोला था, अब हमें बोला था कि अगर बोर्ड्स क्वांटाइजेशन को एप्लीकेबल माने तब उस केस में रेडियस कितनी होगी। तो यही तो मेरा बोर्ड्स क्वांटाइजेशन है, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें क्या ऑब्टेन होने वाला है। अब देखिएगा, मैं L की जगह में लिख सकता हूँ mvr इक्वल टू nh/2π, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। नाउ क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू हमें मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमें गिवन है, हमें m और v की जानकारी नहीं है, बट r हमें चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन से एम वी की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेते हैं, और ये मिल जाएगी मुझे nh/2πr, और इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से मैं इस एम वी को एलिमिनेट करता हूँ, और एम वी को एलिमिनेट करके फाइनली मैं r की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेता हूँ। तो r विल बी इक्वल टू, सो r हम निकालना चाहते हैं, सो r इक्वल्स टू एम वी की जो भी वैल्यू हमने ऑब्टेन की मैं लिख देता हूँ, इट विल बी इक्वल टू nh/2πr। ये एम वी की वैल्यू हो गई, डिनोमिनेटर में e इंटू बी बाकी है, तो e इंटू बी को मैं वैसा का वैसा लिख देता हूँ। डन, मैं आंसर के काफ़ी क्लोज हूँ, और ऑलमोस्ट मैंने आंसर निकाल लिया, आप ऐसा मान के चलिए। मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखिए। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, इस r को मैं अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो r इंटू आर विल बिकम r² इक्वल टू, नाउ क्योंकि हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जानकारी पूछी गई है, मीन सेकेंड ऑर्बिट के लिए जानकारी पूछी गई है, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2h/2π, r तो चला गया था LHS में, e भी बचा रह गया। अब देखें तो 2 एंड 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड फाइनली r के लिए हमारी वैल्यू आ जाएगी √h/π/EB, और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शंस मैच कर लेते हैं, तो r इक्वल्स टू √h/π/EB, मैं ऑप्शन 4th के साथ जाऊंगा, एंड ऑप्शन 4th इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपको सॉल्व करना अच्छे से आ गया होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी ऑफ बोर एटम, द वेवलेंथ of emitted radiation is 2000 angstrom and it becomes 6000 angstrom when the electron jumps from the state B to state C.
then the wavelength of the radiation emitted during the transition of electrons from the state A to B is, all right। मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। आगे इस सवाल को मैं आपको समझा देता हूँ। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन स्टेट ए से स्टेट सी की तरफ जंप किया, तब उसने जो फोटोन रिलीज किया था, उसने जो रेडिएशन एमिट की थी, उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ थी वो 2000 एंगस्ट्रॉम थी। जब उसने स्टेट बी से सी की तरफ जंप किया, तब वेवलेंथ की वैल्यू कितनी थी? 6000 एंगस्ट्रॉम थी। तब अगर ए से बी की तरफ जंप करे, तब कितना वेवलेंथ की रेडिएशंस उससे एमिट होगी, हमें बताना है। तो देखिए, इस तरह से मैं 3 ऑर्बिट बना देता हूँ, और इस ऑर्बिट का नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी। पहले इतना आपको समझना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि जो ऑर्बिट्स होती हैं एटम में, उन सभी ऑर्बिट की फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अलग मूव करते हैं, दे कैरी डिफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, तो हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है डिपेंडिंग कि उसके पास कितनी एनर्जी है। और हर ऑर्बिट में घूमने के दौरान इलेक्ट्रॉन एक डिफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करता है। अगर आप उसकी एनर्जी को चेंज करते हैं, तब उसकी ऑर्बिट में भी बदलाव आता है। अगर आप एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, तो वो लोअर से अपर ऑर्बिट की तरफ जंप करता है। एनर्जी कम करते जाएंगे, तो वो अपर से लोअर ऑर्बिट की तरफ लौटता है। और इस दौरान जब वो रिटर्न आ रहा होता है, जब वो वापस आ रहा होता है, तो जितनी एनर्जी गेन करके वो ऊपर गया था, एग्जैक्ट अमाउंट की एनर्जी उसको वापस रिलीज करनी पड़ेगी, तब जा करके वो लौट आएगा। मतलब हर एक ऑर्बिट की एक डिफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और उसी एनर्जी के साथ ही वो उस ऑर्बिट में घूम सकता है। तो अगर एनर्जी बढ़ जाए, तो लोअर से अपर ऑर्बिट की तरफ उसकी शिफ्टिंग होगी। एनर्जी कम कर बैठे, तो वो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ ऑटोमेटिकली लौटता चला जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल समझ करके चलिए। और इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिवॉल्व हो रहा होता है प्रोटॉन के चारों तरफ, मीन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ हाइड्रोजन एटम में, है ना। अब कह रहा है कि जब वो स्टेट ए से लेकर स्टेट सी की तरफ ट्रांजिट किया, मतलब लौट आया मान के चलिए, तब उसने जो रेडिएशन एमिट की, उसकी वेवलेंथ कितनी थी? 2000 एंगस्ट्रॉम थी। मतलब वो ऑर्बिट ए से ऑर्बिट सी की तरफ आया, तो डेफिनेटली इन दोनों ऑर्बिट्स के लिए कुछ ना कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रही होगी। तो मैं मान लेता हूं कि इस ए ऑर्बिट में एनर्जी की वैल्यू ई ए थी, बी ऑर्बिट में ई बी है सपोज, एंड सी ऑर्बिट में ई सी है। तो जितना एनर्जी का डिफरेंस है ऑर्बिट ए एंड ऑर्बिट सी के बीच में, एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे रिलीज करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो ऑर्बिट सी में शामिल हो सकता है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ई ए माइनस ई सी की वैल्यू जो भी होगी, उतनी ही एनर्जी उस पर्टिकुलर रेडिएशन में होनी चाहिए, उतनी ही एनर्जी का फोटोन रिलीज होना चाहिए। और क्योंकि फोटोन की एनर्जी डिफिनाइट है, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, और उसे फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं h इंटू न्यू। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ h इंटू न्यू, एंड न्यू को मैं लिख सकता हूँ c अपॉन लेमडा, और लेमडा की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है कितनी? 2000। एंड इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। मैंने एंगस्ट्रॉम को नहीं बदला, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर मुझे एंगस्ट्रॉम में ही देना है, तो यूनिट को रहने देते हैं। देखो, जो न्यू होता है ना, जो न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, इट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। आप न्यू को c बाय लेमडा भी लिख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर मुझे जानकारी वेवलेंथ के टर्म्स में है, तो मैंने डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी को एलिमिनेट करके यहाँ पर वेवलेंथ को शामिल कर दिया। एकदम समझना आसान है। और जितनी भी थ्योरी मैंने आपको समझाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं गई होगी। मतलब हर ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन के पास डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, और उस डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ ही वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में शामिल हो सकता है। तो अगर वो ऑर्बिट चेंज करता है, तो जो डिफरेंस होगा उसको या तो गेन करना पड़ेगा अगर उसको अपर ऑर्बिट में जाना है, रिलीज करना होगा अगर उसको लोअर ऑर्बिट में आना है। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अब कहता है कि जब उस इलेक्ट्रॉन ने बी से लेकर सी ऑर्बिट की तरफ जंप किया, तब उसने जो फोटोन रिलीज किया, जो रेडिएशन एमिट की, उसकी वेवलेंथ हमारी 6000 थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दैट ई बी माइनस ई सी की वैल्यू हो जाएगी अगेन एच सी अपॉन, अब 2000 की जगह में मुझे लिख देना चाहिए कितना? मुझे लिख देना चाहिए 6000। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ए से ऑर्बिट बी की तरफ जंप करेगा, ट्रांजिट करेगा, तब उस दौरान जो रेडिएशन होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी।
तो डेफिनेटली यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट ए से बी की तरफ जंप करेगा तो मुझे निकालना है रेडिएशन की वेवलेंथ, जिसे मैं लेमडा मान लेता हूँ। तो इस लेमडा के लिए मैं क्या एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ ई ए माइनस ई बी विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। इसे मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ और इस इक्वेशन की हेल्प से मैं लेमडा तक पहुँच सकता हूँ, जो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ तक भी समझना काफ़ी आसान है। लेकिन अगर आप एक काम करें कि अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखिए तो आपको LHS मिल जाएगा क्या? आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि इक्वेशन 1 के LHS में माइनस ई सी है, इक्वेशन 2 के LHS में भी माइनस ई सी है, और मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? ई ए माइनस ई बी की रिक्वायरमेंट है। तो ई ए यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ई बी यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो जब LHS का LHS से सब्ट्रैक्शन होगा माइनस ई सी और प्लस ई सी कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस ई सी क्यों हुआ? क्योंकि जब मैं माइनस करूँगा तब ई बी माइनस ई सी के साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस ई बी और ये हो जाएगा प्लस ई सी। तो माइनस ई सी प्लस ई सी कैंसिल होकर मुझे मिलने वाला है ई ए माइनस ई बी। तो फाइनली मैं करने क्या वाला हूँ? मैं करने वाला हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो करने से माइनस ई सी प्लस ई सी कैंसिल, मुझे मिल गया ई ए माइनस ई बी विच विल बी इक्वल टू एच सी बाई 2000 माइनस एच सी बाई 6000, जिसमें मैं एच सी को कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं एच सी को कॉमन ले लूँगा तो मुझे मिलने वाला है 1 बाई 2000 माइनस 1 बाई 6000, जो समझना काफ़ी आसान है। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ई ए माइनस ई भी सेम हो गया, एच सी भी सेम हो गया, एंड डेफिनेटली अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर कर लूँ, इक्वेशन 3 से कंपेयर कर लूँ, तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ कि 1 बाई लेमडा की जो वैल्यू होगी वो 1 बाई 2000 माइनस 1 बाई 6000 होनी चाहिए। दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ मैं 2000 एंड 6000 का, एलसीएम हो जाएगा 6000। 2000 को 6000 करने के लिए नीचे 3 मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 6000 सेम टू सेम है तो यहाँ पर 1 रहेगा। एंड लेमडा के लिए फाइनली मुझे रेसिप्रोकल कर देना चाहिए, तो 6000 ऊपर चला जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2 नीचे आ जाएगा। 6000 बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बिकम 3000 एंगस्ट्रॉम। एंड 3000 एंगस्ट्रॉम इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए। तो मैं जाऊँगा ऑप्शन 1 के साथ और देखें तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, इक्वेशन लिखना एक काम होता है और इक्वेशन को सॉल्व करना दूसरा काम होता है। इक्वेशन तो आपको इसी ढंग से लिखनी थी, सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो कोई और मेथड भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक वे में सॉल्व किया, आप किसी अदर वे में सॉल्व कर सकते हो, है ना। यहाँ पर मैंने कंपेयर करके लेमडा की वैल्यू ऑब्टेन की, आप किसी अदर वे में ऑब्टेन कर सकते हो, वो अप टू यू है ना। लेकिन फाइनल इक्वेशन लिखना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। सॉल्व तो ठीक है आप किसी भी वे में कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज कर लेंगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, खास बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया था। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट वेरीज विथ n द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज। यहाँ पर जो n है वो हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मीन्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और बताना है कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंस होता है। तो ऑलरेडी जब आज मैं पहला ही सवाल सॉल्व कर रहा था आप लोग के साथ, तब मैंने बोला था कि किसी भी nth ऑर्बिट में जो टाइम पीरियड होती है उसकी वैल्यू n टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड इन द फर्स्ट ऑर्बिट होती है। इस फॉर्मूले को मैंने आपको सिखाया था और मैंने बोला था कि याद रख लेना। मैंने 4 बातें सिखाई थी जिसमें ये भी एक बात थी, और मैंने आपको बिल्कुल कहा था इसे याद रख लेना चाहिए। आपको एक रिलेशनशिप और सिखाता हूँ, आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 बाई टाइम पीरियड होती है हमेशा। अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करें, रोटेशनल मोशन की बात करें, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड मतलब कोई भी अगर पीरियोडिक मोशन है तो पीरियोडिक मोशन के लिए इक्वेशन हमेशा हमेशा यूजफुल होती है, हमेशा काम आती है, और बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर काटने का समय। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में कितनी बार घूमेगा, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और दोनों में ये रिश्ता है। एक काम करते हैं, अब मैं क्या लिख सकता हूँ? टी एन को लिख सकता हूँ 1 बाई एफ एन, मीन्स फ्रीक्वेंसी इन द nth ऑर्बिट विल बी प्रोपोर्शनल टू
एन क्यूब को वैसा का वैसा रहने दो, एन टी वन को लिख सकता हूं मैं 1/f1 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, एफ एन विल बी प्रोपोर्शनल टू f1/n³। और मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि किसी भी n ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में, जिसमें n हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिट है, डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू n³ के साथ क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। f1 की फिक्स वैल्यू है, f1 की एक फिक्स्ड वैल्यू है, और डेफिनेटली यहाँ पर n³ के साथ फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं डेफिनेटली ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा, एंड ऑप्शन 2 एकदम परफेक्ट आंसर है भी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आखिरी सवाल जो हमारा आया था एटम चैप्टर से, क्वेश्चन है 29 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस emitted by atomic hydrogen that is in the fourth energy level is। all right, देखिए जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करते हैं, उसको लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट की तरफ भेजते हैं, तो उसका लोअर से अपर ऑर्बिट जाने का जो स्टेप होता है वो हमेशा सिंगल स्टेप होता है। मतलब एक्साइटेशन इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। लेकिन जो डी एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन के लौट आने का जो प्रोसेस होता है, इट कैन अकर इन मल्टीपल स्टेप्स। जो समझाना चाहता हूँ ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं ये मेरी फर्स्ट ऑर्बिट है, दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट, दिस इज द थर्ड ऑर्बिट, एंड सपोज दिस इज द फोर्थ ऑर्बिट। अब मान लिया जाए फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अब किसी फोटोन से या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। अब इस एनर्जी को गेन करके क्या करेगा, ये अपनी ऑर्बिट को चेंज करेगा एंड लोअर से अपर ऑर्बिट की तरफ जाएगा। अब जो जाने का काम है वो हमेशा सिंगल स्टेप में होगा। अगर उसे सेकेंड ऑर्बिट में जाना है तो एक ही बार में पहुंच जाएगा। अगर उसको थर्ड ऑर्बिट में पहुंचना है तो वो फर्स्ट से डायरेक्टली थर्ड पहुंचेगा, वो सेकेंड से होते हुए नहीं जाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट से पहले सेकेंड गया फिर सेकेंड से थर्ड जाएगा। अगर उसको फोर्थ ऑर्बिट में जाना है तो फर्स्ट से डायरेक्टली फोर्थ में जाएगा, सेकेंड या थर्ड से होते हुए नहीं जाएगा। जो एक्साइटेशन है इट इज ऑलवेज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। जाने का काम हमेशा सिंगल स्टेप में होगा। लेकिन अगर उसको वापस आना है, अगर अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में अगर उसे आना है, तो डेफिनेटली इस दौरान वो मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो कर सकता है। मतलब अगर मान लेते इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में पहुंच गया तो जाएगा तो सिंगल स्टेप में, बट आने के लिए वो थर्ड से फर्स्ट में भी आ सकता है, थर्ड से सेकंड में आकर के फिर सेकंड से फर्स्ट में भी आ सकता है। मतलब एक्साइटेशन इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस व्हाइल द डी एक्साइटेशन इज अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। और इस बात को आप चाहो तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं, एक्साइटेशन इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप प्रोसेस व्हाइल डी एक्साइटेशन is a multiple step process, multiple step process। और आपको बिल्कुल इतना याद रखना चाहिए। एक रेडीमेड फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हैं कि डी एक्साइटेशन में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी, मतलब कितने स्टेप्स में वो नीचे आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ जो मैक्सिमम स्टेप्स हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के नीचे आने के, उसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है n इक्वल्स टू n इंटू n-1/2। और इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल याद भी रख सकते हो। अगर यहाँ पर मैं स्मॉल n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, यहाँ पर स्मॉल n क्या है मेरा, स्मॉल n ऑब्वियसली हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सी ऑर्बिट है, वो हमारी स्मॉल n है। एंड कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड, स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी कैपिटल N होगी। मतलब वो जितने स्टेप्स में लौटेगा, हर स्टेप के कॉरेस्पॉन्डिंग में उसको एनर्जी रिलीज करनी है, एनर्जी को कम करनी है, और हर
स्टेप के लिए उसको एक फोटोन को रिलीज करना होगा और उस फोटोन की जो भी वेवलेंथ होगी वो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन की कोई ना कोई वेवलेंथ को ही शो करेगा। किसी भी ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में जब आ रहा है तब आने के दौरान एनर्जी के डिफरेंस को उसे रिलीज करना होगा और उस दौरान एनर्जी को रिलीज करने के समय में जो फोटोन वो रिलीज करेगा, जो रेडिएशन वो एमिट करेगा, उस रेडिएशन की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी और डेफिनेटली वो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन को ही शो करेगी। मतलब स्पेक्ट्रम की कोई ना कोई वेवलेंथ को शो करने वाली है, जो आपको समझना चाहिए। तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में फोर्थ एनर्जी लेवल की बात की गई है तो यहाँ पर मुझको एन की जगह में 4 पुट कर देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 4 पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3/2, है ना। यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया, इट विल बिकम 12, 12/2 विल बिकम 6 और इसीलिए 6 ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए और है भी। देखिए वो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस कौन कौन सी हो सकती है वो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको एक बार में समझ में भी आ जाएगा। मैं 6 लाइनें लौटने के दौरान आपको अलग अलग दिखा देता हूँ। पहली क्या हो सकती है, अगर वो फोर्थ से डायरेक्टली फर्स्ट में आ गया तो ये मेरी पहली स्पेक्ट्रल लाइन को शो करेगा और इसे हम लेमन सीरीज कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए तब जो वेवलेंथ रिलीज करती है, वो जिस वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करती है, वो उसे हम लेमन सीरीज कहते हैं। एक तो ये हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से सेकंड में आए तब जो रेडिएशन एमिट होती है उसे हम बामर सीरीज कहते हैं। थर्ड में आए तो उसे पाश्चन कहते हैं। किसी भी ऑर्बिट से फोर्थ में आए तो उसे हम ब्रैकेट कहते हैं और किसी से फिफ्थ में आए तो उसे हम पी फंड कहते हैं। इस तरह से हमारी 5 अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, लेमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड। लेमन के लिए किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट में आना होगा, बामर के लिए किसी भी ऑर्बिट से सेकंड में आना होगा, पाश्चन के लिए किसी भी ऑर्बिट से उसे थर्ड ऑर्बिट में आना होगा, पाश्चन के लिए उसको, ब्रैकेट के लिए उसको किसी भी ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में आना होगा एंड पी फंड के लिए उसको किसी भी ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में आना होता है। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो ये मेरी पहली स्पेक्ट्रल लाइन है जो आपको समझ में आनी चाहिए। और क्या हो सकती है, हो सकता है वो फोर्थ से पहले सेकंड में आए और फिर सेकंड से वो फर्स्ट में चली आए, तो ये मेरी सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन हो गई, ये मेरी थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन हो गई। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो फोर्थ से पहले थर्ड में आए, फिर थर्ड से वो सेकंड में आए और फिर वो सेकंड से फर्स्ट में आए, तो डेफिनेटली ये मेरी फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन हो गई। ये वाली मेरी कौन सी हो गई, मेरी फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन हो गई। ये 5 हो गए, एक बाकी है। कौन सा बाकी आप देख सकते हैं, वो होगा अगर वो फोर्थ से थर्ड में आए एंड डायरेक्टली फिर थर्ड से फर्स्ट में आ जाए, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर और हो सकती है अगर वो थर्ड से फर्स्ट में लौट आए तो। और इस तरह से हमारी 6 अलग अलग वेवलेंथ या 6 अलग अलग रेडिएशन हमें मिल सकती हैं और इसीलिए आंसर इस क्वेश्चन का 6 होगा एंड 6 एकदम परफेक्ट आंसर है। इसी के साथ हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का पी वाई क्यू का डिस्कशन कंप्लीट होता है और मैं समझता हूँ ये पर्टिकुलर क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आप इसका मैक्सिमम एडवांटेज लेंगे और जो भी आप मंजिलें जिस भी आईआईटी में पढ़ने का आप सपना देखते हैं वहाँ तक आप पहुँचेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।